स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे अप्लाइड फिजिक्स पेपर 1 जून 2019 बैक पेपर या स्पेशल बैक पेपर एग्जाम का अप्लाइड फिजिक्स 1 पेपर का क्वेश्चन नंबर 1। पेपर का कोड है 2042 और इसके क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स के आंसर इस लेक्चर में बताए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 10 नंबर का है। इसमें एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन करने हैं। टोटल 12 क्वेश्चन यानी 12 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से कोई 10 करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन का पार्ट 1A, राइट डाउन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। राइट डाउन डायमेंशनल फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वीय बल का विमीय सूत्र लिखिए। गुरुत्वीय बल का विमीय सूत्र लिखिए। 1 का ए का आंसर है डायमेंशनल फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वीय बल का विमीय सूत्र। सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स, ये एक गुरुत्वीय बल एक बल है, इसलिए इसकी विमा बल की ही विमा होगी। इसके लिए हम बल की विमा सीधे लिख देंगे। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स यानी mL⁻²। और इसको लिखने के लिए हम कैपिटल ब्रैकेट यानी बड़े ब्रैकेट का सहारा लेंगे, mL⁻T−1। तो इस तरह से हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वीय बल का विमीय सूत्र mL⁻T−2 और ये कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये विमीय सूत्र हो गया, डायमेंशनल फार्मूला। और अगर फोर्स की बात करें, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका हम यूनिट निकाल सकते हैं। यूनिट होता है न्यूटन या इसका मतलब एसआई सिस्टम में न्यूटन या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें हम डायमेंशंस की निकाल सकते हैं। डायमेंशंस गुरुत्वीय बल में द्रव्यमान की विमा। गुरुत्वीय बल में द्रव्यमान की विमा एम पर जो पावर होगी एम पर, वो द्रव्यमान की विमा कहलाएगी। गुरुत्वीय बल में द्रव्यमान की विमा 1 यानी डायमेंशन ऑफ मास इन ग्रेविटेशनल फोर्स इज 1। इसी तरह से गुरुत्वीय बल में लंबाई की विमा भी 1 है, यानी डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल डायमेंशन ऑफ लेंथ इन ग्रेविटेशनल फोर्स इज 1। एंड गुरुत्वीय विभव में समय की विमा ये -2 होती है। ये टी पर जो पावर है, इसलिए ये -2 हो गया। यानी डायमेंशन ऑफ टाइम इन ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल में समय की विमा -2 होती है। 1 का बी, राइट द नेम ऑफ 2 वेक्टर क्वांटिटीज। राइट द नेम ऑफ 2 वेक्टर क्वांटिटीज। 2 सदिश राशियों के नाम लिखिए। 2 सदिश राशियों के नाम लिखिए। सर है नेम ऑफ 2 वेक्टर क्वांटिटीज। 2 सदिश राशियों के नाम, यानी ऐसी राशियां वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं जिनको पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों की आवश्यकता है, तो वो पूरी तरह से रिप्रेजेंट हो जाएंगी। ऐसी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी वेग, मोमेंटम संवेग, फोर्स बल, एक्सेलरेशन त्वरण, ये सब सदिश राशियां यानी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड हीट। राइट डाउन एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड हीट। 1 का सी, कार्य और ऊर्जा के एसआई मात्रक को लिखिए। कार्य और ऊर्जा के एसआई मात्रक को लिखिए। एसआई सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट ऑफ हीट एंड वर्क, यानी कार्य और ऊष्मा के एसआई मात्रक। तो कार्य और ऊष्मा का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक एसआई यूनिट ऑफ हीट यानी ऊष्मा का एसआई मात्रक किलो कैलोरी। कैलोरी सीजीएस सिस्टम में होता है, तो हम किलो कैलोरी एसआई सिस्टम में लिखेंगे। किलो कैलोरी ये ऊष्मा का एसआई सिस्टम में मात्रक होता है। और एसआई यूनिट ऑफ वर्क
कार्य की एसआई सिस्टम में मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, यानी कार्य का एसआई सिस्टम में मात्रक जूल होता है। और दोनों को एसआई सिस्टम में हम एक साथ लिखें तो हमारा एसआई सिस्टम में हीट और वर्क दोनों का मात्रक हम जूल लिख सकते हैं, क्योंकि जूल दोनों का ही मात्रक एसआई सिस्टम में होता है, ऊष्मा का भी और कार्य का भी, हीट एज वेल एज वर्क। तो हम चाहे जूल लिख लें चाहे अलग अलग लिख लें, किलो कैलोरी एंड जूल, तो दोनों ही वर्क का मात्रक जूल ही है, हीट का मात्रक जूल या किलो कैलोरी दोनों होते हैं। और दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो 1 किलो कैलोरी इक्वल टू पहले 10⁻³ कैलोरी और फिर इसको जूल में बदलेंगे 4.18 जूल। तो ये इन दोनों मात्रकों में हीट के ये रिलेशन होता है, 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 10⁻³ इंटू 4.14 जूल, 4.18 जूल। और इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो जूल का जो डायमेंशनल फार्मूला है mL²T⁻², यही हमारा हीट और वर्क दोनों का डायमेंशनल फार्मूला या विमीय सूत्र होता है। 1 का डी, पार्ट डी, व्हिच थर्मोडायनेमिकल लॉ इज रिलेटेड विथ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। व्हिच थर्मोडायनेमिकल लॉ इज रिलेटेड विथ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इन तीनों में से हमें एक चॉइस आंसर में लिखनी है। इसी क्वेश्चन को हिंदी में देखेंगे। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम तापमापन से संबंधित है? ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम तापमापन से संबंधित है? ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। इन तीनों में से एक चॉइस आंसर। थर्मोडायनेमिकल लॉ रिलेटेड विथ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी तापमापन से संबंधित ऊष्मागतिकी का नियम। ऊष्मागतिकी का तापमापन से संबंधित नियम 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम, ये तापमापन से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन यही राइट ऑप्शन था। इसमें हम केवल फर्स्ट ऑप्शन आंसर दे देंगे और 1 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पूरे नंबर मिलेंगे। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बस जानकारी के लिए बताया जा रहा है। हीट ट्रांसफर कंटिन्यूस, जब भी इसका सिस्टम के बारे में देखेंगे हम, कोई लिक्विड है, अगर इसमें हम थर्मामीटर डिप करते हैं तो जो हीट ट्रांसफर है वो तब तक होता रहता है, ऊष्मा का आदान प्रदान लिक्विड से थर्मामीटर में, जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम यानी ऊष्मीय साम्यावस्था नहीं होती। ऊष्मीय साम्यावस्था कब स्टेब्लिश होगी? जब दोनों के टेम्परेचर सेम हो जाएंगे तो ऊष्मा का आदान प्रदान बंद हो जाएगा। तो इस केस में हम जब ऊष्मा का आदान प्रदान बंद हो जाएगा, थर्मोमीटर की रीडिंग स्टेबल हो जाएगी और हम टेम्परेचर आसानी से मेजर कर सकते हैं। ये कहलाता है ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम के द्वारा हमने टेम्परेचर मेजरमेंट किया हुआ है। इसके अगर एप्लीकेशंस लिखने को आते हैं ऊष्मागतिकी के शून्यवां नियम का, तो एप्लीकेशंस लिखेंगे। एप्लीकेशन इस तरह से है, हमारे पास 2 ग्लास हैं जिसमें एक में गर्म वाटर है, हॉट वाटर है, दूसरे में कोल्ड वाटर है, और इनके बीच में जो कांटेक्ट है वो एयर है, यानी वायु के थ्रू ही ये कांटेक्ट में है। तो क्या होगा, हम जब ये इस सिचुएशन में इनको छोड़ देंगे किसी कमरे में और घंटे 2 घंटे या 4 घंटे बाद जाएंगे तो हमें दोनों जो ग्लास हैं इसमें जो वाटर है वो सेम टेम्परेचर पर मिलेगा। तो यानी ये 0th लॉ फॉलो किया। सिस्टम ए और बी दोनों आपस में डिस्कनेक्टेड हैं और ये कनेक्टेड हैं किसी तीसरे सिस्टम सी के साथ। तो ए सी से हीट ले सकता है, बी सी से हीट ले सकता है। तो कई घंटे बाद हम देखेंगे कि हमारा ए सी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो जाहिर सी बात है शून्यवें नियम के अनुसार ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी इनके टेम्परेचर सेम हो जाएंगे। ये शून्यवें नियम का अनुप्रयोग हो गया, एप्लीकेशन। इसका ई पार्ट 1 का, राइट द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। राइट द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। रेखीय वेग तथा कोणीय वेग के बीच संबंध को लिखिए। रेखीय वेग तथा कोणीय वेग के बीच संबंध को लिखिए। बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी।
रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग v एंड ओमेगा, इनके बीच में संबंध है v इक्वल टू आर ओमेगा। रेखीय वेग v, r वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ओमेगा कोणीय वेग। तो इस तरह से v इक्वल टू आर ओमेगा, इतना लिखने से हमारा आंसर कंप्लीट होता है और पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर इसका डेरिवेशन 2 नंबर में पूछा जाता है तो उसके लिए आगे बताया जा रहा है। इसके डेरिवेशन के लिए हम लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपान आर, यानी आर्क अपान रेडियस। आर्क हमारा डेल्टा एस है, आर रेडियस है। तो हम क्या करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी दोनों साइड को हम डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। डेल्टा टी से डिवाइड करके लिमिट ले लेंगे, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो लिमिट लेने पर परफेक्ट डिफरेंशियल बन जाता है, डी थीटा अपान डी टी इक्वल टू 1 अपान आर डी एस बाई डी टी, यानी डी थीटा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग, और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट रेखीय विस्थापन परिवर्तन की दर, रेखीय वेग, तो v इक्वल टू आर ओमेगा। इस तरह से ये सिद्ध हो जाता है। इफ नेट फोर्स, क्वेश्चन नंबर 1 का f, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज 0 देन क्वांटिटी व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट। इफ नेट फोर्स ऑन बॉडी इज 0 देन व्हिच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ फोर्स। हिंदी में यह क्वेश्चन है, यदि पिंड पर लगने वाले परिणामी बाह्य बल शून्य हो, यानी पिंड पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो, तब नियत रहने वाली राशि है रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, बल आघूर्ण। देखेंगे एफ, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0 देन क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी किसी पिंड पर कुल बाह्य बल शून्य है तो क्वांटिटी यानी राशि जो स्थिर रहती है, राशि स्थिर रहती है। लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, यानी यदि वस्तु पर बाह्य बल 0 हो, शून्य हो, तो उसका रेखीय संवेग स्थिर रहता है, उसका रेखीय संवेग हमेशा कांस्टेंट होता है, स्थिर रहता है। इसका डेरिवेशन देखेंगे, सिंस एफ इक्वल टू एम ए, यानी एम डीवी बाई डी टी, ए को लिखेंगे डीवी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन। देन एम को भी हम अंदर ले लेंगे, डी बाई डी टी एम वी, यानी एम वी हम जानते हैं मोमेंटम होता है, तो डीपी बाई डी टी इक्वल टू एफ। और अगर एफ 0 है, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स 0 है, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो डीपी बाई डी टी इक्वल टू 0, देन पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी अगर किसी वस्तु पर कोई बल, बाह्य बल नहीं काम कर रहा है, तो जो क्वांटिटी 0 होगी, वो जो क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, वो लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग कहलाता है। ये इतना पार्ट एक्सप्लेनेशन का हो गया और आंसर हमारा केवल इतना ही लिखना है। 1 नंबर के लिए क्वेश्चन के लिए हम सीधे आंसर 1 नंबर लीनियर मोमेंटम इतना लिख देंगे, हमारा 1 नंबर मिल जाएगा। और बाकी एक्सप्लेनेशन, कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेखीय संवेग कब कांस्टेंट होगा, सिद्ध कीजिए, यानी किसी वस्तु का रेखीय संवेग कब स्थिर होता है, इसको सिद्ध कीजिए। तो इसी कंडीशन में स्थिर होता है, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो उसका रेखीय संवेग स्थिर होता है। इस डेरिवेशन को करके और फिर कंक्लूजन लिखना था। राइट 1 एग्जाम्पल ऑफ 0 वर्क, क्वेश्चन 1 का जी, राइट 1 एग्जाम्पल ऑफ 0 वर्क, यानी शून्य कार्य के एक उदाहरण को लिखिए। शून्य कार्य के एक उदाहरण को लिखिए। एग्जाम्पल ऑफ 0 वर्क, शून्य कार्य के उदाहरण। पहला उदाहरण है पुशिंग ऑफ वॉल बाई ए मैन, यानी किसी व्यक्ति द्वारा दीवार को धक्का देना। ये शून्य कार्य का एग्जाम्पल है। कैसे है, हम दीवार को धक्का देंगे तो लगाया गया बल नॉन जीरो है, यानी 0 से बड़ा है, और उसका चूंकि हम दीवार पर धक्का दे रहे हैं लेकिन दीवार वैसे वैसे खड़ी है, इसलिए उसका विस्थापन 0 है, तो डेल्टा एस इक्वल टू 0। फोर्स नॉन जीरो और विस्थापन 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट। इस कारण से हम जानते हैं वर्क W इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा एस या एफ डेल्टा एस कॉस थीटा, यानी अगर हमारा फोर्स नॉन जीरो है और डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो ओवरऑल हमारा वर्क 0 हो जाएगा। तो ये शून्य कार्य का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, इसी एग्जाम्पल को लिखने से आंसर कंप्लीट होता है।
दूसरा एग्जाम्पल और जानकारी के लिए बताया जा रहा है, मैन कैरिंग बकेट ऑफ वाटर मूविंग इन ए प्लेन, यानी कोई भी आदमी अगर बाल्टी में पानी लेके सीधे चल रहा है, क्षैतिज चल रहा है, क्षैतिज दिशा में, तो वो कोई कार्य नहीं करता। इसके लिए कैसे देखेंगे, जो मैन चल रहा है वो इस दिशा में चल रहा है और बकेट उठाए हुए फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है इनके बीच में एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री का कोण बन रहा है बल और विस्थापन के बीच में। तो जब 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो W = F डेल्टा S cos थीटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों नॉन जीरो है। cos 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हमारा वर्क जीरो हो जाएगा। तो ये शून्य कार्य का एग्जाम्पल हो गया। ये भी तो दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। कार्य किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है, या तो cos थीटा जीरो हो जाए तो cos 90 पर जीरो होता है, यानी बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो जाए। दूसरी शर्त, बल नॉन जीरो रहे, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, विस्थापन जीरो हो जाए, तो इस केस में भी वर्क जीरो होगा। तीसरा केस, अगर बल जीरो है, विस्थापन नॉन जीरो है, तब भी हमारा वर्क नेटवर्क जीरो हो जाएगा। द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर 1 का H है। गिव द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट ताप स्केल में संबंध बताइए। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट ताप स्केल में संबंध बताइए। इसमें संबंध केवल लिखना है। संबंध है रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल इक्वल टू, ये रिलेशन है C/5 इक्वल टू F - 32/9। तो ये रिलेशन है, बस इसको लिखने से 1 नंबर मिल जाएगा। जहां C है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और F है टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। ये रिलेशन है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। C/5 इक्वल टू F - 32/9। इसका अधिक जानकारी के लिए हम डेरिवेशन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर में डेरिवेशन नहीं लिखना है। डेरिवेशन के लिए देख लेंगे। हमारे पास डेरिवेशन के लिए हम लिखेंगे C - LFP। LFP क्या है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट को, हमारे जो स्केल हैं डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के, इनके लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो सबसे न्यूनतम पॉइंट है, और UFP अपर फिक्स्ड पॉइंट यानी ऊपर का फिक्स्ड पॉइंट। ये दोनों पॉइंट्स लिखेंगे और हमारा जो रिलेशन है वो डिराइव हो जाएगा। C - LFP अपॉन UFP - LFP इक्वल टू F - LFP अपॉन UFP - LFP। तो नीचे हमने वही लिखा और ऊपर C और F का अंतर है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू लिखेंगे। डिग्री सेल्सियस में हम जानते हैं लोअर पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और अपर पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। तो C - 0 अपॉन 100 - 0 ये हो गया। राइट साइड में डिग्री फ़ारेनहाइट का लोअर पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये जल का फ्रीजिंग पॉइंट है आइस में बदलने का, और हायर पॉइंट अपर फिक्स्ड पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 212 - 32, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर C/5 F - 32/9 ये आ जाएगा। तो ये दोनों टेम्परेचर स्केल में रिलेशन डिराइव हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का I, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट, चेंजेस विथ चेंज ऑफ प्लेस, ऑलवेज जीरो। कांस्टेंट, चेंज विथ चेंज ऑफ प्लेस और ऑलवेज जीरो। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान नियत रहता है, स्थान परिवर्तन के साथ बदलता रहता है, हमेशा शून्य होता है। इन तीनों ऑप्शंस में क्या सही है? आंसर है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G ऑन अर्थ सरफेस। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, सतह पर हम इर्द गिर्द घूमेंगे तो सेकंड ऑप्शन है चेंजेस विथ चेंज ऑफ प्लेस, स्थान परिवर्तन के साथ बदलता रहता है, यही राइट ऑप्शन है। चेंजेस विथ चेंज ऑफ प्लेस यानी स्थान परिवर्तन के साथ गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू बदलती रहती है। कैसे बदलती है? ये हमारी अर्थ सरफेस हो गई और ये नॉर्थ पोल हो गया ऊपर, नीचे साउथ पोल। तो हम देखते हैं भूमध्य रेखा पर, यही भूमध्य रेखा होगा, इक्वेटर पर जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो सबसे ज्यादा है
और हम जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण G इक्वल टू GME/RE²। तो पृथ्वी की त्रिज्या ज्यादा हो गई भूमध्य रेखा पर, तो इस कारण से गुरुत्वीय त्वरण का मान घट गया, तो G का मान मिनिमम हो गया। और पोल्स पर हमारी रेडियस सबसे कम है, तो इसलिए गुरुत्वीय त्वरण का मान RE की वैल्यू कम होने के कारण सबसे ज्यादा पोल्स पर है। तब भी ये डिफरेंस लगभग जो रेडियस में डिफरेंस है वो 25-26 किलोमीटर है, तो इस कारण से गुरुत्वीय त्वरण में जरा सा अंतर रहता है, लेकिन हम चूंकि वेरिएशन हो रहा है इसलिए G की वैल्यू मैक्सिमम एट पोल्स, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान मैक्सिमम और इक्वेटर पर मिनिमम होता है। ड्यू टू रोटेशन भी ये हम प्रूव कर सकते हैं कि अर्थ के सरफेस के रोटेशन के कारण, अपनी घूर्णन गति के कारण ये G की वैल्यू में इस तरह का ही वेरिएशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी K एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर वेलोसिटी इज K इक्वल टू आई ओमेगा, K इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, K इक्वल टू आई स्क्वायर ओमेगा। इन तीनों ऑप्शंस में कौन सा सही है? घूर्णन गतिज ऊर्जा तथा कोणीय वेग के बीच संबंध है। घूर्णन गतिज ऊर्जा K तथा कोणीय वेग ओमेगा के बीच संबंध है। K इक्वल टू आई ओमेगा, K इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, K इक्वल टू आई स्क्वायर ओमेगा। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग तथा घूर्णन गतिज ऊर्जा के बीच में रिलेशन है। सेकंड ऑप्शन सही है, K इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, K इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जहां I मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, जड़त्वाघूर्ण, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सभी पिंड में स्थित सभी कणों के जड़त्वाघूर्णों का योग। सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल पार्टिकल्स, सभी कणों के जड़त्वाघूर्णों का योग, या मास ऑफ बॉडी, पिंड का द्रव्यमान, इनटू रेडियस ऑफ जाइरेशन का स्क्वायर, यानी K स्क्वायर, M_K स्क्वायर, घूर्णन त्रिज्या का स्क्वायर। तो इस तरह से ये किसी भी पिंड का जड़त्वाघूर्ण का सूत्र होता है। ये दो ही सूत्र होते हैं। अगर हमारे बॉडी का यानी पिंड का शेप रेगुलर है तो उसके लिए फार्मूले कैलकुलेटेड हैं, उनकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, K व्हेन नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी इज 0 देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कंजर्व्ड। व्हेन नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन बॉडी इज 0 देन व्हिच क्वांटिटी remains conserved, linear momentum, angular momentum and energy। जब किसी पिंड पर लगने वाले परिणामी बल आघूर्ण शून्य हो तो निम्नलिखित में से क्या नियत रहता है? जब बल आघूर्ण शून्य हो, परिणामी बल आघूर्ण, तो क्या नियत रहता है? रेखीय संवेग, कोणीय संवेग या ऊर्जा है। नेट टॉर्क ऑन बॉडी यानी पिंड पर कुल बल आघूर्ण शून्य है तो क्वांटिटी रिमेन्स कंजर्व्ड, राशि जो नियत रहती है वो है एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यहां पर हमारा आंसर फिनिश हो जाता है। इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक्सप्लेनेशन अधिक जानकारी के लिए बताया जा रहा है, इसको देख लेंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है तो एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, हमें पूरा सिद्ध करना पड़ेगा। इसके लिए हम लिखेंगे वी नो दैट dJ/dt यानी एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, ये J इक्वल टू आई ओमेगा, ये हम जानते हैं। इस फार्मूले से हम रखेंगे आई ओमेगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, आई को कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे क्योंकि आई कांस्टेंट होता है। तो डी ओमेगा बाई डी टी हम जानते हैं अल्फा के बराबर होता है कोणीय त्वरण। तो ये आई अल्फा हम जानते हैं टॉर्क होता है। तो इस तरह से dJ/dt इक्वल टू टॉर्क टॉ, और यदि टॉर्क 0 है तो ये डिफरेंशिएशन भी 0 है dJ/dt, और इसलिए J की वैल्यू कांस्टेंट मिल गई। तो इस तरह से J रिमेन्स कंजर्व्ड यानी एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग स्थिर रहता है, कंजर्व रहता है तब जब नेट बल आघूर्ण, नेट टॉर्क ऑन बॉडी इज 0। यदि किसी बॉडी पर या पिंड पर बाह्य बल आघूर्ण शून्य है तो उसका कोणीय संवेग सदैव नियत रहता है। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, मेंशन 1 फैक्टर ऑन व्हिच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स। मेंशन 1 फैक्टर ऑन व्हिच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड, यानी किसी एक कारक
को बताइए जिस पर घर्षण बल निर्भर करता है। किसी एक कारक को बताइए जिस पर घर्षण बल निर्भर करता है। वन फैक्टर ऑन व्हिच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स। घर्षण बल निम्न कारकों पर निर्भर करता है। एक ही फैक्टर लिखना है, तो कई फैक्टर्स बताए जा रहे हैं, किसी एक को लिख देंगे। सतहों के संपर्क क्षेत्रफल पर, कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन सरफेसेस, यानी दो सतह जो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में गति कर रही हैं, तो हम इन दोनों सतहों का जो संपर्क क्षेत्रफल है इस पर घर्षण बल हमारा निर्भर करता है। जितना ज़्यादा संपर्क क्षेत्रफल होगा उतना ही ज़्यादा घर्षण बल लगेगा। वो बाह्य बल की विपरीत दिशा में घर्षण बल हमेशा काम करता है। एक्सटर्नल फोर्स इधर है तो हमारा घर्षण बल संपर्क क्षेत्रफल पर ही लगेगा और दूसरी दिशा में लगेगा। F इक्वल टू म्यू mg, mg वेट है। तो इस तरह से दो सतहों के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण बल। दूसरा है वेट ऑफ बॉडी, तो घर्षण बल वेट ऑफ बॉडी पर भी निर्भर करता है, यानी बॉडी के भार पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा भार होगा उतना ही ज़्यादा घर्षण बल बॉडी पर ये संपर्क क्षेत्रफल यानी संपर्क पर लगेगा। एंड रफनेस ऑफ सरफेस, सतहों के खुरदुरेपन पर भी निर्भर करता है, यानी दोनों सतहें कितनी रफ हैं इस बात पर घर्षण बल की वैल्यू निर्भर करती है। तो यानी दोनों सतहों के खुरदुरेपन, जो एक सतह एक दूसरे के रेस्पेक्ट में गति कर रही हैं, तो इनके रफनेस यानी खुरदुरेपन पर भी घर्षण बल निर्भर करता है।